बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। कल मंडे के दिन हमारा दोस्त, हमारा भाई हाफ़िज़ साद रियाज़ प्रेजेंट किए गए थे कोर्ट के सामने, जहाँ पे सीटीडी एहलकारों ने कहा कि अब इनकी हमें मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद कोर्ट ने कानून को फॉलो करते हुए उनको जुडिशल कर दिया, विच मीन्स कि अगली तारीख जो 14 बनती है उस दिन उनकी बेल अप्लाई हो सकती है। इंटरनेट पे क्या हो रहा है, ट्विटर पे क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, हम सब नोट कर रहे हैं। बिल्कुल आप परेशान ना होइएगा, हैरान ना होइएगा। आप कहेंगे यार ये बोल क्यों नहीं रहे कुछ? उसकी वजह ये है कि हम बेवकूफ़ नहीं। हाँ, जो जितने लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड हैं, हर चीज़ हम नोट कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, जो मुख्तलिफ एंगल्स दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हमारा भाई बेल होके बाहर आएगा तो हम तफ़सील से आपको हर चीज़ बताएँगे। तो तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो अपने पैसों की खातिर किसी इंसान की जान को एक सियासी फ़ुटबॉल बना दे। हमारा नंबर 1 मिशन है कि उसको बेटे को बाहर निकालना है। निकाल के फिर आपको बताना है कि दर हकीकत हुआ क्या। ये एक मैं अगर आपको डिस्क्लेमर शुरू में दे दूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि ये सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती। इनके पीछे कई घंटों की अनथक मेहनत होती है, कई सोच होती हैं, और इंशाल्लाह वो फ्रूइशन को आएँगी इंशाल्लाह। इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं तो कल रात वो हुआ जिसका हम सबको परेशानी थी। अमेरिका ने ऑपरेशन लॉन्च किया कि जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ को उन्होंने क्लियर करना था। यूएई ने रिसेंट दिनों के अंदर ओपेक और अब ओएपीईसी को भी छोड़ दिया, जिसके तहत उन्होंने मार्केट के अंदर अपना ऑयल निकालना था, उसको बेचना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ चाहिए। यानी कि यूएई की फॉरेन पॉलिसी, उनके इकोनॉमिक अज़ाइम, हर चीज़ डिपेंडेंट है ईरान के ऊपर। अब उस स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ को क्लियर करने के लिए ब्लॉकेड जो ईरान ने सेट इन किया हुआ था उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब अमेरिकन वेसल्स ने उस तरफ मूव किया तो आईआरजीसी ने फायर कर दिया अमेरिकन वेसल्स पे। साथ ही साथ आईआरजीसी ने कुछ मिसाइल और कुछ ड्रोन यूएई की तरफ भी भेज दिए। एक ड्रोन जाके फुजैरा रिफाइनरी को लगा और वहाँ पे आग भी लग गई, जिसके तहत दुबई के सिटीजन्स को, यूएई के सिटीजन्स को एसएमएस चले गए, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं कि जनाब मामला सिक्योर नहीं है, आप काइंडली शेल्टर ले लें। आधे घंटे बाद फिर मैसेज आ गया कि द सिचुएशन हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। अब आप बाहर आ सकते हैं, रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी, बट बी कॉशियस एंड अवेयर। ये सब कुछ उस टाइम हो रहा था जब पाकिस्तान 14 पॉइंट्स ईरान के लेके अमेरिका के पास था और अमेरिका उनको रिव्यू कर रहा था। लेकिन उन 14 पॉइंट्स में एक जो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, जो सारे लोग बार बार यही बात रिपीट कर रहे हैं कि ईरान ने कहा था कि न्यूक्लियर डील की बात अभी नहीं होगी, पहले स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ खुलेगा, जंग ख़त्म होगी, उसकी गारंटी होगी, और फिर हम न्यूक्लियर डील की नेगोशिएशन पे जाएंगे। ये बहुत बड़ी स्लैप इन द फेस थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि जो कहता था कि मैं तो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दूंगा। अब मामलात सामने आ रहे हैं जहाँ पता चल रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं हुआ। यानी कि आपने 60 दिन जंग मुसल्लत की, बेपनाह लोग शहीद किए, छोटी बच्चियों को शहीद किया, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रियलिटी ये है कि यूएई जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 लगने के चांस थे, अपने ज़ाती मफादात का सोच रहा था, और पाकिस्तान जिस वक़्त वर्ल्ड वॉर 3 लगने के चांस थे, पूरे खित्ते का सोच रहा था। ये आपको एक फंडामेंटल सिकनेस नज़र आती है यूएई की गवर्नमेंट के अंदर, कि उनको अपने से आगे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। इनफैक्ट जो उनका ओपेक छोड़ना भी है, वो एक प्योरली वेस्टेड सेल्फ इंटरेस्ट है। अब वो इज़राइली गोद में जाके बैठ के, ये जो इंटरसेप्शन भी हुई है मिसाइल्स की, ये इसराइल ने ही करके दी है। तो वो ये समझते हैं कि क्योंकि हम इसराइली गोद में बैठे हुए हैं, अमेरिका के साथ हैं, तो लिहाजा हमें सारे रीजनल टाइज़ अबैंडन कर देने चाहिए। हालाँकि हमेशा यही समझाया जाता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि जो आपके रीजनल एलाइज़ होते हैं, उनको प्रेफ़र करना पड़ता है। इनफैक्ट हमने देखा कि यूरोप ने कैसे रीजनल स्टेबिलिटी प्रेफ़र की और अमेरिका को नाराज़ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली से भी पंगा लिया, स्पेन से भी लिया, फ्रांस से भी लिया, यूके से भी लिया, जर्मनी का भी अनाउंस कर दिया कि हम ले लेंगे, पोलैंड से मिसाइल ले लिए उनके। अब मेलोनी कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं बैक करूँगी यूएस ट्रूप्स अगर इटली छोड़ के जाएँ। अब मार्को रूबियो भी एक इटालियन टूर पे जा रहे हैं कि जाके देखें वहाँ मामलात मुज़ाकरात क्या हैं, चेक करें पल्स कितनी गर्म है सरकार की, क्योंकि पोप के साथ भी इनके मसाइल हुए थे अमेरिका के, और मेलोनी के साथ भी मसाइल हुए थे। तो यूएई वो गलती कर रहा है जो मेरे ख्याल से क्रिमिनल होगी। इनफैक्ट यूएई की जो आप पूरी डायनामिक्स अगर समझें, तो यूएई एक क्लस्टर ऑफ किंगडम्स है। उनमें से अगर कोई किंगडम सक्सीड कर जाए, मिसाल के तौर पे शारजा, क्या है कि हमने यूएई के साथ नहीं रहना, एक्स वाई जी रीज़न की वजह से, तो पूरी यूएई की कमर जो होती है वो टूट जाती है। बहरहाल ईरान के इस हमले के बाद यूएई ने कहा है कि वी रिज़र्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। इसके तहत उन्होंने फैसला किया कि जो उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको वो उठा के फेंक देंगे ईरान के ऊपर।
तो वल्लाही वो किस चीज़ से रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे इंटरनेट के ऊपर तो इससे भी कहीं ज़्यादा बेहुदा लोगों ने जवाब लिखे हुए थे, लेकिन मैं वो ये कहना नहीं चाहता, बात गैर मुनासिब हो जाती है। लेकिन समझ तो आप गए होंगे कि यूएई के पास जौक दर जौक क्या है। अब पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हुए ये चीज़ अंडरस्टैंड कर गया है कि जनाब मामलात सख्ती रहने। दुनिया के अंदर जो तेल का बैरल है वो तकरीबन $120 के ऊपर पहुंच गया, और कोई फिल वक्त रिलीफ का ऑप्शन नज़र नहीं आता, ना स्ट्रेट ऑफ हरमूज से, ना चीज़ों के आसान होने से। IRGC ने दोबारा क्लेम किया कि जनाब जिसने भी यहाँ से गुजरना है उसने हमें कोऑर्डिनेट करके ही जाना है। अमेरिका ने ऑन द अदर हैंड कहा है कि हम किसी को जाने भी देंगे। इनफैक्ट आई बिलीव एक साउथ कोरियन शिप को भी उन्होंने टारगेट किया था IRGC ने, जिस पर ट्रंप ने ट्वीट किया जनाब साउथ कोरिया को चाहिए वो भी जंग में शामिल हो जाए। ऐसे तो नहीं होता ना ट्रंप साहब, हर कोई उठ के जंग में शामिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो आपके अज़ाइम हैं वो दुनिया के अज़ाइम नहीं होते। मोदी ने वो करके दिखा दिया जो किसी ने तवक्को नहीं की थी कि वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने एक हिस्टोरिक विन की, जहाँ पे इस वक्त बीजेपी 156 आउट ऑफ 293 सीट्स क्या कहते हैं लीड कर रही है और 48 सीट्स जीत चुकी है। बकौल मोदी साहब के कि ये जो विन है ये बीजेपी की गुड गवर्नेंस की विन है। लेकिन ममता बनर्जी को ताकत में से निकालने के लिए एक्चुअली हमने ये देखा कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स किए गए। वो इवेंट्स क्या थे? ये जो एक नफ़रत है जो बीजेपी फैलाती है, जो बेसिकली जाके हिंदू मुस्लिम करवाती है, तो हमने देखा कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर पूरा एक सिस्टम राइज किया गया, जहाँ आरएसएस के मेंबर्स, बीजेपी के मेंबर्स जा जाके हिंदू मुस्लिम फसादात करवाते थे। एक कम्युनिटी के अंदर फॉल्ट लाइन्स होती हैं, जब लोग डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं तो उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे तनाव होते हैं, लेकिन उन तनाव को अगर आप वायलेंट कर दें तो वहाँ पे फिर ऑपोजिशन का फ़ायदा होता है। और ये जो कैपिटलाइज़ करते हुए उन्होंने वहाँ पे भी वेस्ट बंगाल के अंदर भी द ग्रेट मुस्लिम फियर डाल दिया। इस वक्त ट्विटर भरा हुआ है, आप इंडियन ट्विटर पे चले जाएँ तो वहाँ पे लगेगा सिर्फ 2 ही इश्यूज़ होते हैं, या तो उनका कोई क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, या कोई सेलिब्रिटी की कोई चीज़ हो रही है, या फिर हिंदू मुस्लिम दंगे फसादात ही हो रहे होते हैं। अल्लाह आसानियाँ करे इंडिया के मुसलमानों के लिए, लेकिन दुनिया को अब इंडिया का असली चेहरा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये उस मौके पे इंडिया का असली चेहरा नज़र आ रहा है जब पाकिस्तान नेवी ने इंडियन सेलर्स को बचाया। एक शिपिंग इंसिडेंट हो गया था जिसके तहत पाकिस्तान ने ईरानियन, पाकिस्तानी और इंडियन सेलर्स को बचा के उनके घरों में पहुँचाया। तो एक तरफ इंडिया आपको बता रहा होता है कि जनाब हम पाकिस्तान को खा जाएंगे, हमने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी है, हमने नूर खान एयरबेस सारी हड़प ली है, हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़राब कर दिया है, ये तो एक टेररिस्ट स्टेट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान उन्हीं के लोगों को बचा के उन्हें घर वापस भेज रहा होता है। पाकिस्तान ने पूरा 180 किया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर, सॉरी स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। yawnpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकें। शुक्रिया। लोकल न्यूज़ की तरफ आते हैं जी। फाइनली हमें पता चल गया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो बेटी हैं और उनके जो दामाद हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, उन्होंने कोई क्राइम नहीं कमिट किया। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट एस ने डिक्लेयर किया कि राबिया इमरान साहिबा और उनके हस्बैंड अली इमरान यूसुफ साहब पंजाब साफ़ पानी कंपनी केस में बिल्कुल इनोसेंट है। इस पे मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे दफ्तरे कुछ बंदे तो बच जाए। रियलिटी ये है कि हमारे जितने भी ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं, चाहे वो साफ़ पानी केस हो, आपका इमरान खान साहब का तोशाखाना केस हो, 190 मिलियन पाउंड का केस हो, या फिर नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर साहब पे जो अंबार हैं केसेस के, इन केसेस के मेरिट नहीं मैटर करते, आपकी डील विद इस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है। सिंपल एज दैट। तो ये रिपोर्ट हुआ, हमने आपको रिपोर्ट कर दिया, बट इन रियलिटी दिस इज़ नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि यहाँ करप्शन हुई है कि नहीं हुई। कैसे हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़, पॉलिटिशियंस रातों को सोते हैं जब यहाँ लोग भूख नंग से मारे। आगे आपको बताएंगे कैसे मारे। मसलन कि आप तसव्वुर करें कि इतनी मुश्किल वक्तों के जो एक बेस कमोडिटी उसकी कंजम्पशन ही कम हो जाए। अभी आगे बताते हैं। इस मुश्किल दौर में एक और ख़बर भी हुई थी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस जो अभी तश्कील दिए गए, मसलन कितनी देर हुई है मेरे साहब, साल हो गए, 1.5 साल हो गए।
उन्होंने महसूस किया कि तनख्वाहें थोड़ी हैं। उन्होंने महसूस किया कि हमें हमारी तनख्वाह इन जुडिशियल अलाउंस इक्वल टू 50% ऑफ बेसिक सैलरी एंड यूटिलिटी अलाउंस ऑल्सो इक्वल टू 50% ऑफ बेसिक पे हमें करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली 50% का उनका ओवरऑल की जगह, यानी कि 100 रुपये कमा रहे थे, अब 150 रुपये कमा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमने आर्टिकल 208B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशल प्रेसिडेंस इस्तेमाल करते हुए ये पे स्ट्रक्चर किया जाए, और इससे सरकार को मजीद पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हम अपने एग्जिस्टिंग बजट से कर लेंगे। यानी कि आप एग्जिस्टिंग बजट में से कुछ काटेंगे ताकि आप यहाँ पे पैसे दे सकें। यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज ने भी रियलाइज़ किया कि इस महंगाई के दौर में रहने के लिए भाई यूटिलिटीज़ के पैसे तो सरकार को हमें देने पड़ेंगे, और इस महंगाई के दौर में रहने के लिए अगर तनख्वाह इंक्रीज़ नहीं होगी तो मामला नहीं चलेंगे। तो ये हमारी आला अदलिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेटी, ये इनके मामलात हैं। आम बंदे के क्या मामलात हैं? फ्यूल की सेल मुल्क में कम होगी, यानी कि अप्रैल के महीने में जहाँ पे कीमतें रैकेट इंक्रीज़ की, इन्फ्लेशन रैकेट इंक्रीज़ की, बल्कि अब तो वो मरीम साहिबा की तकरीर है कि महंगाई ऐसे थी, फिर महंगाई ऐसे हुई, अब महंगाई ऐसे है। बचपन में ना होता था असेंडिंग डिसेंडिंग, तो मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता था कि असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना होता है या नीचे आना होता है, डिसेंडिंग का तो वैसे मरीम साहिबा को भी ये कन्फ्यूजन है। इस वक्त महंगाई का ग्राफ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, क्योंकि आपके माशाल्लाह डबल, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक ब्लैक स्वान इवेंट भी हो रहा है और आपने उस ब्लैक स्वान इवेंट के ऊपर लेवी लगाया हुआ है, और अब आप कंपनियों को भी कह रहे हैं, कोर्ट कह रहे हैं कि जनाब आप सुपर टैक्स भी दे सकते हैं इसके ऊपर, जो क्या कहते हैं उसे, सुपर टैक्स है ना उसका नाम, सुपर टैक्स ही दे सकते हैं, लीगल है। तो धंधा नहीं हो रहा, पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान स्टेट ऑयल की अप्रैल 2026 में 5% YOM और 6% MOM डाउन है। हैस्कोल पेट्रोलियम की 26% YOY डाउन है। अटक पेट्रोलियम की 6% डाउन है। वाफ़ी एक्स शेल पाकिस्तान की 3% डाउन है। अब ये वो कमोडिटी है जो आपने लेनी ही लेनी है। यानी लोगों ने फैसला किया कि हम ट्रैवल कम करेंगे, गाड़ी में तेल कम डलवा लेंगे, लेकिन हम ये मामला चला नहीं सकते। पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 20% से वाइडन हो गया टू $32 बिलियन 10 महीनों में। हमारी इंपोर्ट्स 57.2 बिलियन आउटपेस करती हैं हमारी 25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स को। यानी कि मुल्क में पैसा आ नहीं रहा, मुल्क में पैसा जा रहा है। तो आपकी इंडस्ट्रीज़ वायबल नहीं, कैसे होती हैं? अगर बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, तेल भी महंगा है, सो हाउ कैन एक्सपोर्ट बी वायबल? तो इस दौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब की बेटी FCC के जजेस के डिसीजंस आप इमेजिन करें। यानी कि आप एक आम शहरी हैं जिसकी 70,000 रुपया तनख्वाह थी, आप पिछले 1 महीने से सोच रहे हैं कि जो 50,000 रुपया असद से उधार लिया था वापस कैसे करें, और आगे फ्यूचर में नज़र भी नहीं आ रहा वापस होते हुए। तो उसी दौर में आके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस ने 50% सैलरी इंक्रीज़ किया फ्लैट। आपको पता चलता है कि साफ़ पानी का स्कैम तो हुआ ही नहीं था। यानी कि आप इसको इस तरह देखें, कितने इदारे इन्वॉल्व थे साफ़ पानी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और एंड में क्या पता चलता है? कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब जो आप केसेस बना रहे हैं, जिसके तहत आप क्रैक डाउन कर रहे हैं, जिसके तहत आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अदालतों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, 3 साल बाद आप कहेंगे नहीं असल में तो हुआ ही नहीं था। मसलन रेड वारंट हमने मलिक रियाज के इशू कर दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस मुल्क में वो बैठा हुआ है हमारी उस मुल्क से बनती नहीं। अब पहले तो होता था ना कि UAE से बंदे आ जाते थे, हमारी गवर्नमेंट ले आती थी, इंटेलिजेंस इदारे ले आते थे, अब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि UAE ने ग्लोबल शिफ्ट कर दिया है। यानी कि हमें रेड वारंट इशू कराने थे कब? जब मरासम ठीक थे। अब जब मरासम ख़त्म हो गए तो रेड वारंट इशू करा के हमने क्या करना है? और यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की आप सोच देखें कि हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को रिवाइज करेंगे टू अट्रैक्ट UAE इन्वेस्टर्स। सर क्यों यहाँ कोई इन्वेस्ट करेगा? आप क्या बात करते हैं? कौन चाहेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी कमोडिटीज़ की इन्वेस्टमेंट करे या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करे? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। ये एक हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ट्विटर के ऊपर एक पूरी बहस चल रही थी, बल्कि मैं वो जो वाहियात आदमी है यार, जो वो ख़वातीन के बारे में भी काफ़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, प्लेज लिखते हैं, खलील रहमान कमर साहब का देख रहा था।
वो कहते कि जो कोई मर्द नहीं कर सका 70-75 साल में फिल्म सिटी बनाने का, वो एक औरत ने कर दिया। फिल्म सिटी आपकी इकॉनमी रिवाइव नहीं करेगी, और अगर फिल्म सिटी आपकी इकॉनमी रिवाइव करती है और आपका एक्सपोर्ट फिल्म बन जाता है, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज़ द सेम इंडियन मॉडल। और इंटरनेशनल मार्केट्स पे compete करने के लिए आपको उनके सेट स्टैंडर्ड को अप्रोच करना पड़ता है। तो क्या इस लेवल ऑफ फाशी को आप करना चाहेंगे? ये एक ग्रेट डिबेट हो रही है। और जो दूसरी ग्रेट डिबेट इंटरनेट के ऊपर हो रही है, वो भला क्या है कि क्या जिम्स को होने चाहिए, क्या मर्दों और औरत को इकट्ठे वर्जिश करनी चाहिए? देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ कि आपको वर्जिश नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ घर पे बैठ के इंस्टाग्राम पे रीलें देखनी चाहिए, अपने दिमाग को ख़राब करना चाहिए। इसके ऊपर सियासतदान, तज्ज़ियाकार, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, मजहबी पेशवा सब ही वे इन कर रहे हैं। इनफैक्ट इससे एक ग्रेटर बहस छिड़ेगी कि कुरान और सुन्नत की इंटरप्रटेशन किसने करनी है। कुछ लोगों ने कहा पार्लियामेंट को करनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि जनाब उलेमा को करनी चाहिए, तो लोगों ने कहा उलेमा में कौन करेगा, अहले तशय्युअ उलेमा की बात कौन सा अहले सुन्नत उलेमा मानेगा। हमारा मुल्क ना एक बहुत बड़ा जोक है। मतलब लाखों लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं रोटी नहीं खाने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इश्यूज़ क्या हैं? को जिम्स, इवन ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन है सीडीए वाला मैटर, इतनी कवरेज हुई थी बरी इमाम की जितनी इसकी हो रही है, बल्कि अब तो उसके नए नए रंग आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनाब देखे ना, साबित हो गया खान साहब करप्ट है, साबित हो गया फलां करप्ट है। फिर तो वो जर्नलिस्ट भी करप्ट है, क्या नाम है उनका, अफसार आलम साहब। देखिए, सारे हम यहाँ दोस्त हैं, एक फंडामेंटल ट्रूथ अंडरस्टैंड कर लें। पाकिस्तान के अंदर टैक्स की चोरी को जुर्म नहीं समझा जाता, नेपोटिज्म को करप्शन नहीं समझा जाता। तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान बढ़ गया, तकरीबन पूरा पाकिस्तान। रियलिटी ये है कि एज अ कॉम हमें एक ग्रेट रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, जहाँ पे हम एक पेज पे आके बात कर सकें हम चाहते क्या हैं इस मुल्क से। मतलब मैं इमरान रियाज खान भाई की ट्वीट देख रहा था, तो वो कह रहे थे क्योंकि इंडिया ने अभी एक हमारा रिवर बंद किया है, गालबन चिनाब का कर हमारी साइड को, तो उस पर वो DGSP साहब का बयान चलाए थे, जो गालबन उन्होंने किसी कॉलेज या किसी फंक्शन में दिया था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली दिया कहाँ था बयान, कि मोदी अगर तुम्हारा पानी बंद कर तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। तो इमरान रियाज भाई कहते हैं कि आप जाएँ सांस बंद करें। अब वो क्यों कह रहे थे? उनको स्टेट पे गुस्सा है, फ़ौज पे बहुत गुस्सा है, ISI पे बहुत गुस्सा है, उनको ज़ेर हिरासत रखा गया था, बड़ा मुश्किल वक्त था उनके लिए। उनका जो लीडर है इमरान खान साहब, उनको ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, बड़ा मुश्किल वक्त है खान साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए और जनरली PTI के लिए। लेकिन नेशन स्टेट वर्सेस नेशन स्टेट करार देना बुक्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। द फैक्ट कि ऑब्वियसली इमरान रियाज खान भाई को पता है कि ऑब्वियसली DGSPR को पता होगा कि जनाब इंडिया रिवर बंद करे, इनफैक्ट उनको खबर ब्रेक होने से पहले पता होगा। पाकिस्तान पे क्या हिकमत अमली देगा, लेट्स सी। बट देर आर सम थिंग्स जिस पे हमें कंटेंशन इतनी जल्दी रेज नहीं करना चाहिए। आई थिंक मामलात इतने एस्केलेट हो चुके हैं कि अब इनसे शायद वापसी नामुमकिन है, जब तक कि ये सारे लोग रिकनसाइल नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने देखा कि 90s के दौर के अंदर जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा बिल्कुल आप समझो कि दूसरे एंड से बैठे हुए थे, इट वॉज फाइट टू द बिटर एंड। तब जब उन दोनों को एक डिक्टेटर ने निकाला, तब उन्हें ख्याल है कि गलती होगी, और उसमें काफ़ी लोगों का बीच में किरदार था। इंशाल्लाह इस पर हम महमूद खान चज़ई साथ पॉडकास्ट भी किए, वो भी इंशाल्लाह आई थिंक आज ही मेरे ख्याल से इंशाल्लाह लग जाएगी, तो आप वो देख सकेंगे। तो इस पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे जो उनको एक सेम पेज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन पे लाने के लिए। अगर अगले साल 2 साल में पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। मसलन देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ पॉलिटिशियंस। इनफैक्ट आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है। अब बाय द वे, इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी करें। ये एक 10-15-20 हज़ार लोगों का ग्रो होता है, जिसमें टॉप बिजनेसमैन, टॉप जजेस, टॉप पॉलिटिशियंस, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सब शामिल होते हैं। तो ये कंप्लीटली स्पेस ऑक्यूपाई कर देंगे। और अगर आपको लगता है आज पाकिस्तान मुश्किल है, तो उस वक्त पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा रहने के काबिल। मतलब आपको बिल्कुल एक लकीर पे चलना पड़ेगा। थोड़ा सा 19-20 हुआ तो प्रॉब्लम आ जानी। तो हमें जिन जिन लोगों को इस मुल्क से मोहब्बत है, एक रिकन्सिलिएशन की अप्रोच करनी पड़ेगी। मैं इकरार हसन भाई का भी इंटरव्यू किया है, जवाद अहमद साहब का भी इंटरव्यू किया है, और दोनों बंदे
मैं जवाद अहमद साहब तो मुझे खासी पसंद आए थे क्योंकि बड़े ज़िंदा दिल टाइप आदमी थे। लेकिन जो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं सियासतदानों के लिए, ये वही लैंग्वेज जो इमरान खान साहब ने की थी। ये वही लैंग्वेज जो नवाज शरीफ साहब ने की थी। ये वही लैंग्वेज है जो ज़रदारी साहब ने की थी। शायद हम देखें तो एज़ पीपल हु आर मैच्योर, ज़्यादा पढ़े लिखे बकौल उनके, दे शुड नॉट यूज़ दिस लैंग्वेज। रिकनसाइल। देखो रहना तो हमने यहीं पे है इंशाल्लाह। मैंने भी लाहौर में रहना है, जवाद भाई ने भी लाहौर में रहना है, इकरार हसन ने भी लाहौर में रहना है, इमरान खान साहब ने भी, उनकी फैमिली ने लाहौर में रहना है, नवाज शरीफ साहब ने भी लाहौर में रहना है। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी का बस नहीं चलता, वो भी लाहौर आ जाए, कराची को नहीं रहना चाहता। पर हम सब ने अगर यहीं पे रहना है तो कुछ रिकन्सिलेशन करनी पड़ेगी। बाकी पीटीआई वाले साथी इस बात से नाराज़ होते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपसे सच बोलूँ, झूठ ना बोलूँ। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, साद के लिए कीजिएगा, उसकी फैमिली के लिए कीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए कीजिएगा। हो सकता है शाम तक कोई जवाबी कार्रवाई यूएई, इज़राइल, अमेरिका की तरफ से होगी हो ईरान पे। हम तो दुआ करेंगे ना ही हो। ये जो सीज़ फायर इन प्लेस है ये इफेक्टिव ही रहे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।